चलिए, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एटलीस्ट ये तो पता चल गया होगा कि रेशियो क्या होता है, क्योंकि इससे पहले जो मैं आपको सबको बता देती हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये जो रेशियो का चैप्टर हम लास्ट 2 डेज से कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है और बेसिक मतलब समझा था कि रेशियो क्या होता है, राइट। देन उसके बाद हमने समझा था सॉल्वेंसी रेशियो। मैं आपको शो भी कर देती हूँ, ये देखो आपका रेशियो एनालिसिस का कंप्लीट आपको इन डेप्थ में आपको विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो उम्मीद करूंगी कि आपको ये जो वीडियो है, ये लेक्चर्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रही होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे टर्नओवर रेशियोज के बारे में। देखो टर्नओवर रेशियो बचे आपकी टोटल 5 है। सबसे पहले आपको टर्नओवर का मतलब पता होना चाहिए, जिसे हम एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर हम 5 रेशियोज पढ़ेंगे, जिसे सबसे पहले जो आपको नजर आ रही है ये कौन सी है आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देन सेकंड इज द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, थर्ड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, देन उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, देन नेट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। इनके ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। और आपको पता हुआ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब मैंने अपलोड किए थे, आप देख सकते हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर के 2023 के भी, और इवन मैं कहूँगी आप इस प्लेलिस्ट पे भी विजिट कीजिए, जहां पर आपको नजर आएंगे 143 क्वेश्चन पेपर, जहां पे मेरा कर्सर नजर आ रहा है 143 क्वेश्चन पेपर रिसेंट ये जो अपलोड किए हुए हैं, आप वहां पे चेकआउट करना कि रेशो से कितने क्वेश्चन आए हैं। सो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं, जो भी मैंने आपको बताया इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हुए हैं उनके साथ करेंगे, क्योंकि लास्ट मैं आपको दिखा भी देती हूँ, हर एक चीज़ के हर एक टॉपिक के हमने कम से कम 7 से 8 से 9 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, जिससे आपको अच्छे तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करें, चलिए। हैं हमारे टर्नओवर रेशियो पे, एक्टिविटी रेशियो एंड द टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ये सारी की सारी PDF मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, आप सभी को पता होगा। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी एंड टर्नओवर का सबसे पहले मतलब समझते हैं। टर्नओवर क्या होता है? टोटल सेल को कहा जाता है, जो आपके पूरे साल के अंदर जो होती है ना सेल, उसका टोटल। एक्टिविटी होती है दैट मीन्स जो भी बिजनेस में आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, किस लिए? अपने बिजनेस की फर्दर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, सेल करने के लिए, मीन्स कि जो भी एक्टिविटी आपके बिजनेस में की जा रही है वो किस मोटिव से होगी? ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए होगी। तो उन सभी एक्टिविटीज को देखा जाता है कि क्या वो सभी एक्टिविटी आपके जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर पा रही है या नहीं कर पा रही। कहने का मतलब कि जो फर्म के अंदर जितने भी क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनका हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम अच्छे से यूज कर रहे हैं तो हमारी सेल अच्छी होगी, सेल अच्छी होगी तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट भी क्या होगा, अच्छा होगा। इस रेशो के अंदर ना हमें यही कैलकुलेट करना है कि कितना हम अपने रिसोर्सेज को अच्छा यूज कर रहे हैं, बेटर वे से यूज कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम अच्छे से जनरेट कर पा रहे हैं सेल। सेल को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको मैं कहूंगी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन पता है, अभी ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन मत कह देना। ऑपरेशन मतलब होता है कि जो भी एक्टिविटी अपने बिजनेस में परफॉर्म की जाती है उसे कहा जाता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, रिवेन्यू होता है जो भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है, किससे जनरेट हो रही है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की। इसका सेकंड नेम मैंने आपको बताया सेल होता है। अगर यहाँ पे इसके सामने ये लिखा मिले कॉस्ट, समझ पा रहे हो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स जब आप अपने बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो और उससे रिवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, रिवेन्यू जनरेट होने से पहले क्या जनरेट हो रही है, लागत जनरेट हो रही है, जिसे हम कॉस्ट कहेंगे, है ना। तो उसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, हमारी कॉस्ट है। चलो पहले इनकी कॉस्ट और सेल के बीच में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। देखो मैंने कब बोला कि आपको एक तो कॉस्ट होती है, एक आपकी क्या होती है, सेल होती है। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? क्या मुझे जल्दी से बच्चे बता सकते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? अब देखो, जब मैंने कहा कि जो मेरी जो सामान है बनकर बिल्कुल रेडी हो गया, मेरे पास ये बोतल है, ये बोतल बनकर तैयार हुई है, मान लीजिए 60 रुपीज़ में, ठीक है। इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है, 60 रुपये में तैयार हुई है। मार्केट में यही बोतल कितने रुपए में सेल हो रही है? इसका सेलिंग जो प्राइस है वो क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है।
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बच्चे डिफरेंस क्या होता है, वो आपका प्रॉफिट होता है जिसे हम मार्जिन कहते हैं, है ना। ये जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है, आप कैसे बताएंगे कि मैम ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपने जल्दी से बता दिया कि मैम 40 है। क्या किया आपने, सेलिंग प्राइस में से क्या किया, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, जिससे आपका क्या निकल गया है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया है, फिर मैं कहूँ नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, है ना। चलिए जी, आपने यहाँ पर क्या किया, इसको माइनस किया जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था, ठीक है। इन केस मैं ये कह रही हूँ कि मुझे 60 रुपये कॉस्ट के गिवन है और साथ में ये बताया है कि आपको केवल प्रॉफिट इतना ही जोड़ सकते हो, कितना जोड़ सकते हो, 40 रुपये ही जोड़ सकते हो, तो आप ये बता सकते हो कि आपका सेलिंग प्राइस कितना है। यस मैम, आप अभी भी बता सकते हैं कि मैम अब की बार हमने प्लस किया। दैट मीन्स सेल को निकालने के लिए हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को हम उधर साइड ले गए हैं। देखो क्या फॉर्मूला बन गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। इन केस मेरे को ये पता चला कि आपका सेलिंग प्राइस 100 रुपये है और उसमें 40 रुपये एज अ प्रॉफिट इंक्लूड है, क्या आप ये बता सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है ना। अब आप ये कहेंगे कि क्या मैम इधर से उधर घुमा रहे हो, बेटे यही तो क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है, फिर ही मेरे को मत कहना कि मैम ये कैसे निकला, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखो कॉस्ट प्राइस मेरा ये था, यहाँ पर था। अब जो भी चीज़ निकालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर माइनस में है, तो ये क्या कहाँ चली जाएगी, ये उधर चली जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट को हम इधर ले आएंगे। देखो क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। चलो तो हमारा ये भी निकल गया। मैंने कहा कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है, बट उसकी जो लागत है वो कितनी है, 150 रुपये है, ठीक है। समझना इस बात को कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, मतलब इसकी प्रोडक्ट की लागत कितनी है, 150 रुपये है, बट मैंने वो सामान कितने में सेल किया है, 100 रुपये में। ये तब होता है जब अपना जो प्रोडक्ट है आउटडेटेड हो जाता है ना। चलो जी, तो इसका मतलब बीच का जो डिफरेंस है वो क्या निकल के आ रहा है, मैडम ये तो समझ में आ रहा है, लॉस आ रहा है, बट कैसे निकलेगा। अब आपने क्या किया है, मेरे को लॉस निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करूंगी, क्योंकि जो ज्यादा होता है वही तो हम पहले माइनस करते हैं। 150 में से जब मैंने 100 को माइनस किया तो क्या निकल के आया, 150 निकल के आया। ये जो मैंने अभी आपको समझाए है ना, ये बहुत ध्यान से रखना, समझ के देखो, लॉजिकली है, अगर इनका रट्टा लगाओगे तो ऑब्वियस ही बात है आप भूल जाओगे 2-3 दिन के बाद, समझ के करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप बस ये याद रखना कि कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तब हमारे पास क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस निकल के आता है, ठीक है। चलो जी, अब पहुंचते हैं हम इन क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो का मेन मोटिव क्या होता है, ये मेजर करती है हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी मैनेज इट रिसोर्सेज, कैसे एक कंपनी अपने रिसोर्सेज का कितनी अच्छे तरीके से यूज कर पा रही है। इस एक्टिविटी रेशो को हम कई बार टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशली मेजर करती है हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूज इट रिसोर्सेज टू जनरेट अ सेल, सेल को जनरेट करने के लिए कैसे एक कंपनी अपने जितने भी, चाहे वो कैसा भी है, मैन है, मटेरियल है, मशीनरी है, मनी है, किसी भी तरह के रिसोर्सेज की बात करें वो कैसे यूज किया जा रहा है, ठीक है। दिस रेशियो इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो एक्टिविटी रेशियो के अंदर मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए ना, उनमें सबसे ज्यादा बेसिक पॉइंट क्या होगा, आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। दैट्स द रीजन कि मैंने आपको वहां पे पहले ये समझाया, ओके। ये रेशियो क्या मेजर करती है, एफिशिएंसी मेजर करती है और रैपिडिटी देखती है कि कितनी जल्दी आप अपने, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्रीज होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वर्किंग कैपिटल होती है, ट्रेड रिसीवेबल पेबल भी होते हैं, रिसीवेबल भी होते हैं, ठीक है, इनका यूज करते हैं। देखो इन्वेंट्री का क्या यूज होता है कि आप कितनी जल्दी अपने स्टॉक को कन्वर्ट कर रहे हो सेल के अंदर कि आपके पास पैसा आ जाए। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप कितनी जल्दी कितना ज्यादा प्रोडक्शन करें जिससे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। ये हमने सेल वाले ब्रेक इवन पॉइंट में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास करंट एसेट्स माइनस के करंट लायबिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी होगी, इसकी डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जितना ज्यादा हमारे पास करंट एसेट्स बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल कहेंगे, जो कि हम नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अच्छा जी,
ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सन क्या है, हमने किसी को सामान उधार में बेचा है तो उनके से हम कितनी जल्दी रिकवर कर पा रहे हैं पैसा, वो सब हम नीचे अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ, आपको जितनी भी 6 की 6 रेशो दे रखी है, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो किस में आएगी, टाइम्स में आएगी। देखो रेशो की हमने काफी सारी टाइप्स पढ़ी थी ना, कि रेशो प्रोपोर्शन में भी आती है, सिंपल में भी आती है, परसेंटेज में भी आती है, टाइम्स में भी आती है। टाइम्स का मतलब होता है कि इतने गुना होना चाहिए, है ना। और दूसरा पॉइंट आपको ये क्या याद रखना है, अगर आपकी जो टाइम्स है हाई है, हाई टर्नओवर है, हाई रेशियो नजर आ रही है, वो यहाँ पर बेटर मानी जाती है। जितनी आपकी लो होगी वो आपकी क्या है, बेटर नहीं मानी जाती, डेंजर सिचुएशन मानी जाती है। कि हाँ, वो भी बताती है कि आपका ऐसा कौन सा एरिया जिसमें आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। समझ पा रहे हो, क्लियर है। चलो जी, ये अभी 2 पॉइंट्स याद रखना, अभी मैं इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में बात करेंगे, फिर हम 1 बाय 1 सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से पहुंचते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, हमें क्वेश्चन करके दिखाने हैं, राइट। मेरा कैलकुलेटर और निकाल लेती हूँ, जिससे जल्दी जल्दी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करने वाले हैं। ओके, चलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, उस स्टॉक के बारे में बात की जा रही है। ये रेशो क्या बताती है कि आप कितनी जल्दी अपने सामान को क्या कर पा रहे हो, सेल कर पा रहे हो। दैट मीन्स कि आपके पास ये इतना सारा स्टॉक रखा है, ठीक है, गोडाउन में सारा सामान रखा है, ठीक है, और इसको सेल कितनी जल्दी कर रहे हो, ये सेल करने के बाद कितना आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो निकालना है। दैट्स इट। आपको हमेशा आपको पता है कि जो अब देखो 2023 में मेरा कुछ एक ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल स्टॉक नहीं बचा होगा, कुछ भी इन्वेंट्री नहीं बची होगी, है ना। तो मुझे क्या करना होगा, जो इसकी बैलेंसिंग थी लास्ट ईयर की, ठीक है, वो मुझे 2023 नहीं, हम 2022 लेते हैं, 2022 का जो एंडिंग बैलेंस है वो 2023 का क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा, पता है सबको। और जो 2023 का जो लास्ट बैलेंस था वो आपका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, है ना। दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितना ओपनिंग बैलेंस है और कितना क्लोजिंग बैलेंस है। ये हमेशा क्वेश्चंस में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक है, फॉर्मूले पे आते हैं सीधा फटाफट। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, ये क्योंकि थ्योरी हम बाद में करेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई तो फिर और अच्छे से समझ में आएंगे। क्या करें कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या एक्सप्लेन करती है कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल की बात की जा रही है, कितनी आपको लागत आ रही है इस पर्टिकुलर सामान को बेचने में, उसको नोट किया जाएगा। और एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि हमने गुडविल को कैलकुलेट किया था, एवरेज का मतलब क्या है, लास्ट 3 साल के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं, उन सबको प्लस कर दो, अपॉन से 3 से ही डिवाइड करना है। तो एवरेज का मतलब यही है। एवरेज क्या होगा, इन्वेंट्री हमारी 2 ही बची होगी, या तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होती है या हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। दैट्स इट, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। क्लियर है। चलो जी, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमने वर्किंग कैपिटल उसमें किया था ना, सोल्वेंसी रेशो में, और हमने लिक्विडिटी रेशो में किया था। इन्वेंट्री लिक्विडिटी रेशो में आती थी, वहां पर इन्वेंट्री के अंदर क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती थी, लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होते थे, स्पेयर्स इंक्लूड नहीं होते थे, ठीक है, और आपके पास क्या है, स्टोर्स इंक्लूड नहीं होते थे। यहाँ पर भी यही सेम एज इट इज पॉइंट है कि इन सभी चीजों को अभी तक हम इसको बाहर रखेंगे, दैट मीन्स इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, नोट करने की जो बात है आपकी कि लूज टूल्स हो गए, स्टोर हो गया, स्पेयर हो गया, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इन्वेंट्री। क्लियर है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल क्या आएगा, जो अभी मैंने आपको इस पेज पे समझाया है ना, ये वाला पॉइंट, ये सेम एज इट इज आपका यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, या तो आपको 3 मेथड है आपके कॉस्ट को निकालने की, कॉस्ट को निकालने के 3 मेथड, एंड इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था, हमें सेल में से, ठीक है, माइनस कर देंगे प्रॉफिट, तो क्या मेरी कॉस्ट नहीं आ जाएगी। अब आपको ये पता है 100 रुपए का सामान बेचा है, 40 रुपए उसमें प्रॉफिट ऐड किया, तो क्या मेरी कॉस्ट कितनी है, तो आप माइनस करके ही बताओगे ना। प्रॉफिट को माइनस करोगे और सेल में से अगर ग्रॉस लॉस दिया हो
मीन्स की नुकसान दिया हो तो क्या करेंगे, उसे आप प्लस करेंगे, दैट्स इट। समझ में आया? मैंने कहा कि आपकी जो सेल क्या है 100 रुपये है और मेरा नुकसान हो गया है, कितने का नुकसान हो गया है, 50 रुपये का नुकसान हो गया है, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 150 हुई है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। अच्छा जी, एक और तरीका है जिसके अंदर हम टी अकाउंट बना सकते हैं, दैट मीन्स ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट की बात की जा रही है। वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर एक साइड क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, इधर साइड क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है ना। इधर साइड और क्या लिखी होती है, परचेज लिखी होती है, ठीक है। जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में पता है कौन कौन से इंक्लूड होंगे, वेजेस इंक्लूड होता है, कैरेज इनवर्ड इंक्लूड होता है, जितने भी आइटम्स आपकी इनवर्ड की है, ठीक है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ठीक है जी। आ गया समझ में? क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा आपका वो क्या निकल के आएगी, आपकी कॉस्ट निकल कर आएगी। इज इट क्लियर? यहाँ पर आपको सेल कैलकुलेट, सेल नहीं लेनी है। अगर आप सेल लेंगे तो बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बट मैं आपको बता देती हूँ, दो तरीके हैं निकालने के। सेल इंक्लूड कर रहे हो तो उसमें से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो मान लीजिए मैंने इसमें सेल इंक्लूड कर दी तो पूरा ये अकाउंट प्रिपेयर होगा, है ना। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, या तो ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रोस लॉस निकलेगा, है ना। बट हमें तो क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट कैसे निकलेगी, सेल में से क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा लॉस को, माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट को, ठीक है। चलो इनको क्वेश्चंस के साथ समझते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कंपनी कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये कह रहे हैं कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 यही है कि आपको फॉर्मूला पता हो। क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि सामान बेचने में कितनी लागत है, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो जी, देखो क्या क्या दे रखा है, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। अच्छा जी, ये तो ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी है, इन्वेंट्री एट द एंड ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी है। वो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान ही हो गया। चलो जी, एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं, एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2। ओपनिंग कितनी है 30,000, क्लोजिंग कितनी है 50,000, अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया 80,000, 80,000 डिवाइड में 2 कितना हो गया 40,000। क्लियर है बच्चे? यहाँ पर हमारी एक वैल्यू तो निकल गई है। देखो जी, एक काम तो हो गया जो दूसरा पॉइंट था हमारा। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालते हैं। ये कहते हैं कि नेट परचेज है। नेट परचेज का मतलब क्या होता है पता है? कुछ बार ऐसा होता है कि जब हम क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये मेरा कैलकुलेटर खरीदा, ठीक है, मैंने इसमें से 10 खरीदे, ये 10 कैलकुलेटर खरीदे मैंने, ठीक है। 10 में से ऐसा देखा कि मेरे 2 कैलकुलेटर डिफेक्टिव है, मैंने उसको वापस कर दिया। तो अब मेरी ये क्या है, नेट परचेज हुई, कितनी मैंने एक्चुअल में खरीदे। दैट मीन्स जो वापस देने थे वो दे चुकी हूँ, वापस आने थे आ चुके हैं, ये सब सामान की बात की जा रही है, ठीक है। अब नेट परचेज की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या है 5 लाख है। अब देखो मुझे ये दो वापस करने थे, मैं क्या कहूँगी जो मैंने खरीदे हैं वो मेरे वापस चले गए, उसे हम क्या कहते हैं आउटवर्ड कहते हैं। तो परचेज में हमेशा क्या कहते हैं, इसे हम आउटवर्ड कहते हैं अगर वो सामान वापस जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। अगर सेल की बात है तो रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि सामान हमने सेल किया तो हमारे पास ही तो वापस आएगा ना मुड़ के, तो इनवर्ड होता है। क्लियर है? चलो जी, नेट परचेज दिए हुए 5 लाख रुपए। देखो मैं इसको आपको 2 तरीकों से करके दिखाऊंगी, बट सबसे पहले सिंपली जो फॉर्मूला हमको दिया हुआ है उसको करते हैं। क्या फॉर्मूला था, परचेज प्लस परचेज है, प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री है, प्लस आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम इसमें ऐड करेंगे, प्लस आपके प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस। अब क्योंकि अब हमें क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमें इसमें माइनस करना, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें क्या करना है माइनस करना। देखो हमें परचेज कितनी दी हुई है 5 लाख रुपीज़ की। चलो जी यहाँ पे लिख देते हैं 5 लाख रुपीज़। इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी थी 30,000 की थी। चलो जी इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। अभी कहते हैं कि वेजेज है, क्या वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? हाँ जी आता है, ये भी इसका हिस्सा है, प्लस के 25,000 आएगा। क्लियर है? चलो जी सैलरी, सैलरी किस अकाउंट में आती है बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, तो ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी। तो इसमें यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी ना वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा लिंक बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नहीं आएंगी। अच्छा जी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स यहाँ तो हमें सेल ही दे दिया, दैट मीन्स हमारे पास 2 तरीके हैं क्वेश्चंस करने के, बट क्वेश्चन में हम कभी भी क्या है सेल को इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। सेल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय कितनी है 8 लाख। ओके,
कैरेज आउटवर्ड, देखो आउटवर्ड दिया हुआ है, हमारे काम का नहीं क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो हटा दो इसको भी, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है, इनवर्ड का काम जो भी मैंने आपको बताया वो हमारा यहाँ पे इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये क्या आ गया 5000 रुपीज आ गया। अच्छा जी, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है कि जो सामान आपने खरीदा था वो आपने क्या कर दिया, वापस कर दिया, बट हमने तो नेट परचेज दे रखा था, तो इसका भी कोई काम नहीं है। क्लियर है? अच्छा जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी? क्लोजिंग इन्वेंट्री मैम अपनी थी 50,000 के, बस कैलकुलेट कर दो कितना हो गया, 5 लाख, 5 लाख 30,000, 5 लाख 55,000, 5 लाख 60,000, 5 लाख 60,000 माइनस के 50,000 कितना आ गया, ये आ गया 5 लाख 10,000। ठीक है जी, अब जो हमारा फॉर्मूला था उसमें पुट कर दो बेटे, और कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्ट पुट कर दो। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया, 5,10,000 रुपये आया। ठीक है, और हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आई 40,000 की, तो इसको हम जल्दी से कैलकुलेट कर देते हैं, 5,10,000 रुपये डिवाइड में 40,000, तो ये आया है 12.75 टाइम्स, दैट मीन्स ये हमारी रेशो आ चुकी है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमारी रेशो लास्ट ईयर 15 टाइम्स थी, ठीक है, या मैं कहूँ हमारी लास्ट ईयर 10 टाइम्स थी, तो जो हमारी रेशो निकल के आएगी उसको फिर हम कंपेयर करेंगे, फिर हम बताएंगे कि हमारी सिचुएशन अच्छी है या नहीं है। अगर 15 टाइम्स गिवन थी तो ऑब्वियस ही बात है हमारी सिचुएशन अभी इसकी कंपैरिजन करूँ तो कम है, तो हमारी सिचुएशन थोड़ा सा लो चल रही है, डेंजर सिचुएशन में इंप्रूवमेंट करने की बात की जा रही है कि अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो। इन केस अगर हमारी जो रेशो है लास्ट टाइम हमारी क्या थी 10 टाइम्स थी, तो दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं और अच्छे से इंप्रूव किया है, जिसका रिजल्ट आपको नजर आ रहा है 2.75 एक्स्ट्रा है ये। ठीक है, चलो जी, इसको दूसरे तरीके से करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे लिख दो फटाफट, क्या है 2, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था 30,000 था, बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना था भाई जल्दी से बताओ 50,000। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेल इंक्लूड किया, ध्यान रखना इस बात को, दोनों तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। चलो जी, 2 परचेज था, परचेज कितना था 5 लाख रुपीज था। ठीक है बच्चे, चलो जी, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, मैं इन दोनों को ऐड करके लिख रही हूँ 25,000 और 5,000 को, ये कितना हो गया 30,000 रुपये हो गया। ठीक है जी, और कुछ है, ये भी हो गया, ओपनिंग भी हो गया, डायरेक्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो ऑब्वियस ही बात है, या तो ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा या फिर क्या निकलेगा, ग्रोस लॉस निकलेगा। जो भी निकले उसको सेल में से माइनस कर देना, ये और भी आसान तरीका है। ठीक है, अगर माइनस करना है तो दैट मीन्स वो ग्रोस प्रॉफिट होगा, प्लस करना है सेल के अंदर वो दैट मीन्स ग्रोस लॉस होगा। क्लियर है? चलो निकालो, बैलेंसिंग फिगर निकालो, ये कितना हो गया 5,60,000 हो गया ये, और ये कितना है 8,50,000 हो गया। तो चलो 8,50,000 में से माइनस के 5,60,000 को माइनस करो, तो ये कितना निकल के आया 2,90,000। दैट मीन्स इधर का बैलेंस क्या है, मैं इसको रेज कर देती हूँ, 2,90,000, एक सेकेंड, 2,90,000 हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट है, तो ग्रोस प्रॉफिट सेल में से माइनस करनी पड़ेगी। सेल कितनी थी 8 लाख थी। अब देखो जी 8 लाख में से अगर मैं 2,90,000 माइनस कर दूं, क्या मेरे पास एज इट इज यही नहीं आ जाएगा कि 5,10,000, एक सेकेंड 8,50,000 माइनस 2,90,000, 5,60,000 हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये क्या निकल गया, ये हमारे पास हमारी कॉस्ट निकल गया है। क्लियर है? दैट मीन्स आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हमारा ये भी 5,10,000 है। अगर मैं डायरेक्ट सेल में से मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूं, सेल ये थी, प्रॉफिट माइनस कर दिया, कॉस्ट क्या मेरी यही आ गई है, तो दोनों तरीके जैसे भी आपको ठीक लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलो जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो फटाफट करते हैं। देखो फॉर्मूला पता लग गया, स्टेप नंबर 1 यही है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है और हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, राइट। अब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 28,000 जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 52,000। जल्दी जल्दी फटाफट कर देते हैं, कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए। ओपनिंग प्लस के क्लोजिंग अपॉन में 2, जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार ये फॉर्मूले लिखने हैं, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से ये लर्न भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो 28,000 को प्लस करेंगे 52,000 को, ये 80,000 आ जाएगा। 80,000 डिवाइड 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40,000। दैट मीन्स हमारी एवरेज जो इन्वेंट्री है वो कितनी है 40,000 है। अब मेरा काम रह गया बस जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। अच्छा जी, ये कह रहा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो जी सेल दी हुई है, 3 तरीके बताए थे मैंने, या तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फॉर्मूला जो बताया उससे निकालो, या फिर आप क्या करो सेल में से जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसको लेस कर दो, ठीक है। अगर या फिर आपको सेल दी हुई है प्लस कर देंगे अगर आपको ग्रॉस लॉस दिया हुआ है, डिपेंड करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे गिवन है, ठीक है। परचेज प्लस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस के माइनस के क्लोजिंग इन्वेंट्री, है ना। अब देखो हमें क्या दे रखा है, सेल दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज होने वाला है। अच्छा जी, सेल कितनी दी हुई है हमें 6 लाख रुपीज दी हुई है, ठीक है। ये कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले को कट कर दो, सीधा एक फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। चलो जी, ये कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पता है क्या कर रहा है, आपकी जो कॉस्ट है ना उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है 25% है, फिर उसके बाद सेल प्राइस निकलेगा। अब मैं मान के चल रही हूँ, स्टेटमेंट लगाते हैं, अगर मेरा कॉस्ट मेरा 100 रुपये है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट की लागत क्या है 100 रुपये है। अब ये कहते हैं कि 100 रुपये के ऊपर मैंने 25 रुपये कमाए। 25 रुपये कमाए मतलब कि 25 गुना 100% करना पड़ेगा, इसका 25% करना पड़ेगा 100 रुपये का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25, दैट मीन्स 25 रुपये मैंने प्रॉफिट कमाए। तो टोटल सेलिंग प्राइस बता सकते हो बेटे? यस मैम, इन दोनों को प्लस कर दो, ये हमारे पास क्या निकल के आया गया, सेल प्राइस 125 निकल गया, है ना। समझ पा रहे हो, मीन्स कि 100 रुपये हमारे पास कॉस्ट हो गई है, 25 रुपये हमारे पास प्रॉफिट हो गया और 125 हमारे पास सेल हो गई है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास यही गिवन है ना। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 6 लाख रुपए गिवन है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि 125 की वैल्यू अगर 6 लाख है, हमें सीधी जैसी बात है, हमें कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो इसकी स्टेटमेंट ऐसे पुट करते हैं, जो चीज़ निकालनी होती है वो हमेशा ऊपर आती है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी होती है। जो चीज़ इसके इक्वल गिवन है वो क्या है 125, इसके इक्वल क्या गिवन है यही है, और इसकी वैल्यू क्या है ये वाली है। समझ पा रहे हो, मीन्स की 125 की वैल्यू 6 लाख दे रखी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी, तो फॉर्मूला इस तरीके से पुट होता है। चलो जी, इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 लाख इंटू 100 डिवाइड में 125, तो ये आ गया भाई 4,80,000। तो समझ पा रहे हो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई है ना। अगर मैं देखो इसको रेक्टिफाई करूँ ना कि हाँ मेरा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, तो क्या बोला हुआ इन्होंने, कॉस्ट के ऊपर इनका 25% प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैलकुलेट करो इसका, जल्दी से कैलकुलेट करो, इंटू 25% निकाला, तो ये कहता है कि 1,20,000 हमारे पास प्रॉफिट है। कॉस्ट कितनी थी 4,80,000, टोटल करे तो क्या मेरे पास 6 लाख आ रहा है। यस, दैट मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन हमने की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो जल्दी से इसे यहाँ पे पुट कर दो, 4,80,000 यहाँ पे कॉस्ट है, ठीक है जी। 4,80,000 डिवाइड 40,000, तो ये आ जाएगा भाई 12 टाइम्स। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में आपको रेशो गिवन है तो आप उसको साथ कंपेयर करें और आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, अभी आपको पता लग गया होगा जितनी ज्यादा हाई होगी ना आपकी रेशो उतनी ज्यादा बेटर है, ठीक है। जितनी ज्यादा लो है दैट मीन्स आप अपने सामान को उतनी जल्दी से नहीं सेल कर पा रहे हैं और अपने गोडाउन में एज इट इज रखा हुआ है, जिसके कारण जितनी ज्यादा टाइम वो रखा रहेगा उसकी वो आउटडेटेड होता चला जाएगा ना। जो पुराना सामान कोई भी लेना नहीं चाहता, है ना। तो यही बात है। अब ये थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो जी, दूसरे एग्जाम्पल भी हो, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको भी होमवर्क दूंगी मैं। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पता है बच्चे क्या कह रहे हैं कि मैम थोड़ा सा छोटा लेक्चर बनाइए। देखो बच्चे, अब जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं समझाऊंगी क्या थ्योरी पढ़ के आप ऐसे याद रख पाएंगे। अब आपको एग्जैक्ट नॉलेज हो रही है किस तरीके से क्या चीज निकालनी, किस तरीके से क्या चीज निकालनी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो जी, हमें टाइम लगाकर ही पढ़ना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की लागत कितनी आई है हमें सामान को बेचने के लिए, ठीक है। इन्वेंट्री की बात करेंगे वो भी एवरेज, क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओ माय गॉड, अब की बार तो बिल्कुल एग्जैक्ट दी हुई है, 5,40,000 मेरी क्या है कॉस्ट है। चलो जी पुट कर दो, ठीक है। चलो
ये कहते हैं कि परचेज दी हुई है। अब मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, या तो आप ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री से निकाल सकते हो, या फिर सेल माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट कर सकते हो, या फिर सेल प्लस के ग्रॉस लॉस कर सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चंस होते थे किस चीज़ के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के, है ना। चलो जी, अब हमें इसकी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई, चलो जी एवरेज निकालते हैं। 70,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्लस करते, अरे क्लोजिंग तो दी ही नहीं हुई, तो दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और यहाँ से ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? चलो जी निकाल ले, जल्दी से फटाफट निकालें। चलो, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है, 70,000 गिवन है। अच्छा जी, परचेज कितनी गिवन है, परचेज बच्चे 5,50,000 गिवन है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 30,000 के। अच्छा जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है, अरे ये तो हमें निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी दी हुई है, हमें 5,40,000 गिवन है। तो जस्ट मैथमेटिक कैलकुलेशन करनी है, फटाफट कर दीजिए और मुझे बताइए कि इसकी कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया। ठीक है, मैं इसकी फटाफट कैलकुलेशन कर देती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। अब देखो इन सबको प्लस करने के बाद मेरे पास क्या आया, 6,50,000। अब ये जो चीज़ निकालनी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये उधर साइड जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड की आइटम आपकी राइट हैंड साइड में आएगी। चलो जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 6,50,000 माइनस 5,40,000। क्लियर है? तो इसको यहाँ से माइनस करूँ, 6,50,000 माइनस के 5,40,000, तो ये आ गया 1,10,000। क्लियर है? ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब हम निकाल सकते हैं इसमें, यहाँ पे पुट करने के बाद, है ना। तो पुट करो जल्दी से, डिवाइड में 2, तो ये कितना आ गया 1,80,000 डिवाइड 2 कितना हो गया 90,000। एवरेज इन्वेंट्री 90,000 है, ये आपका 5,40,000 है, निकाल दो। आई होप अब आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा ये क्वेश्चंस, है ना। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बच्चों के पास शेयर करना और जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर है? हो गया क्वेश्चन, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट पता होना चाहिए, निकाल सकते हो। चलो जी नेक्स्ट और निकाले, फिर मैं आपको भी होमवर्क दूंगी, ये आपके होमवर्क के लिए भी हैं क्वेश्चंस, कभी सोचो कि नहीं नहीं हमारे लिए। चलो मैं पहले 7th क्वेश्चन करवाती हूँ, बताइए कौन सा क्वेश्चन घर से करके लेके आएंगे। 5th क्वेश्चन आपको करना है, 6th क्वेश्चन आपको करना है, मैं आपको 4th और 7th और करवाती हूँ, ठीक है। चलो क्या बोला हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। सबसे पहले आंख बंद करके क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। स्टेप नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री है, ठीक है। ये कहते हैं कि परचेज गिवन है, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के 3 फॉर्मूले थे। मैं हर बार लिखूंगी चाहे आप कुछ भी कर लें, क्योंकि आपको मुझे लर्न करवाना है। परचेज प्लस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस के क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल में से अगर ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है वो माइनस कर दे देना है, अगर सेल के बाद हमें ग्रोस लॉस दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें परचेज गिवन है तो पुट कर दो 6,45,000, ठीक है जी। अब कहते हैं कैरेज इनवर्ड है, ये दैट हमारा ही पॉइंट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये 20,000 रुपीज है। ये कहते हैं कि कैरेज आउटवर्ड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्रीज होती हैं तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये कहते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ओ माय गॉड देखो हमें क्या दे रखा है, सेल दे रखी है। अच्छा जी 6 लाख रुपए हमें यहाँ पुट कर दूं मैं, या फिर ये फॉर्मूला भी पुट हो सकता है। अच्छा जी ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 80,000, अच्छा जी यहाँ पे तो इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 80,000 है, तो क्लोजिंग गिवन है नहीं गिवन, दैट मीन्स हमें क्लोजिंग जो इन्वेंट्री निकालनी है वो अभी फाइंड आउट करनी है। क्या कहता है ग्रोस लॉस दिया हुआ है, ग्रोस लॉस किसके ऊपर दिया हुआ है 10% ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, आपको सेल के ऊपर दिया हुआ है। सेल कितनी थी 6 लाख थी, 6 लाख के ऊपर मुझे 10% का लॉस हो गया है, 10% अगर मैं निकालूं तो कितना हो गया 60,000 रुपए का नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है। सेल कितनी थी बच्चे हमारे पास 6 लाख थी। अगर मैं पूछूं कि मेरे पास कॉस्ट कितनी है तो कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या सभी बच्चे इस बात से एग्री हैं,
क्लियर है इस बात का कंसेप्ट कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट दे रखी इन्फॉर्मेशन। तो चलो मैं इसमें ये प्लस होगा, मैं इसमें प्लस कर देती हूँ 60,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6,60,000 रुपये। क्लियर है? अच्छा जी, मेरे पास ये तो आ गया, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। चलो जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस के क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब इसको सबको मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 6,60,000 आया है, इज इक्वल टू परचेज कितना है 6,45,000 है, ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें निकालनी है, तो इनको सबको शॉर्ट आउट करते हैं फटाफट जल्दी से। ये हो गया 7,45,000 माइनस के क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पर ये माइनस में है तो उसको उधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। 7,45,000 माइनस 6,60,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री, कितना हो गया 7,45,000 माइनस के 6,60,000, ये आ गया भाई 85,000। 85,000 मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, यहाँ पे इसको प्लस करो और अपनी एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लो, ये आ गया 82,500 टोटल, ओके, एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन थी, हमें फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट एवरेज इन्वेंट्री निकाली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया। फटाफट इसको फॉर्मूले में पुट कर दूं मैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला मेरा 6,60,000, जो भी मैंने यहाँ पे निकाला था इन दोनों को प्लस करने के बाद, है ना। चलो वो अब क्या काम रह गया, बस पुट ही तो करना है। 6,60,000 82,500 6,60,000 डिवाइड 82,500 दिस वन, ये आ गया है 8 टाइम्स। क्लियर है बच्चे, आसान लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इंफॉर्मेशन गिवन है, रिवेन्यू फ्रॉम सेल, सेल गिवन है आपको, ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, वो भी किसके ऊपर, ऑन कॉस्ट के ऊपर। देखो कॉस्ट अगर 100 है उसके ऊपर प्रॉफिट दो, दैट मीन्स प्रॉफिट आपने 25% कमाया तो 25 रुपये होगा, टोटल सेल कितनी होगी 125 होगी, और इसकी वैल्यू कहाँ गिवन है, ये वाली गिवन है। तो कैसे निकालेंगे 2 लाख अपॉन 125 इंटू 100, क्योंकि 100 किसकी वैल्यू है, कॉस्ट की वैल्यू है, हमें कॉस्ट ही तो निकालना है, दैट्स इट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकालना है। तो कितना आ जाएगा, ये देखो मैंने ही करवा दिया, ये वाला क्वेश्चन भी डिवाइड करेंगे 125 इंटू 100, 1,60,000 हमारे पास क्या आ गई है, कॉस्ट आ गया। अगर आप 1,60,000 का 25% करेंगे ना तो आपका क्या निकल के आएगा, ग्रोस प्रॉफिट निकल के आएगा। आज अब ग्रोस प्रॉफिट में हम 1,60,000 दैट मीन्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे ना, वापस हमारे पास 2 लाख आ जाएगा। मुझे अब ये पता चल रहा है कि ग्रोस प्रॉफिट कितना आने वाला है, 40,000 आने वाला है। लॉजिकली करो बेटे काम, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या कह रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, 1/3 हिस्सा है क्लोजिंग इन्वेंट्री का। अच्छा दैट मीन्स हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री पता होना चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए। अच्छा जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहता है वाज 30% ऑफ द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन्स सेल की बात कर रहे हैं। सेल कितनी है, 2 लाख रुपए है। ये कहते हैं कि 2 लाख का 30% हिस्सा हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो कितना हो गया जल्दी से बताइए, 1 2 3 4 3 दूनी 6, 60,000 हमारे पास क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल गई 60,000 रुपए इंटू 1/3, तो क्या हो जाएगा ये 20,000। चलो सब कुछ निकल गया, फॉर्मूला में पुट करो। पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, 20,000 प्लस 60,000 80,000 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 40,000 आ जाएगा। यहाँ पे 40,000 टाइम से मिल गया, हो गए। ये लो, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया। ठीक है, अब आपको 6th क्वेश्चन और आपको 7th क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, समझ पे आ रहे हो। चलो अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको। यहाँ पे रेशो नहीं किस पे नहीं दी हुई कि किस पे कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। जब ऐसे इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो यहाँ पर हम सेल पे कैलकुलेट करना था। सेल गिवन है, यहाँ पे देखो रेशो दी हुई है 5 टाइम्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स ये 8 लाख के ऊपर कैलकुलेट होने वाला है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है वाज 20,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। हिंट दे देती हूँ, बाकी कैलकुलेट आप खुद करके बताना। ठीक है, आपको देखो फॉर्मूला क्या होता है,
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री होती है। ये आपको गिवन है 5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अभी कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको इतना गिवन है, दैट मीन्स ये कैसे निकलेगा? सेल में से हमें ग्रॉस प्रॉफिट क्या करना है? लेस करना है। तो दैट मीन्स 8 लाख रुपए में से, ठीक है, माइनस करना है 8 लाख का 25% कितना होगा? 2 लाख रुपए होगा, कि 25 8 200 होता है, 2 3 4 1 2 3 200, ठीक है। 2 लाख रुपए माइनस करेंगे तो 6 लाख रुपए हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ठीक है। इन क्लोजिंग इन्वेंट्री कहता है 20,000 ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, दैट मीन्स ओपनिंग को एक्स मानेंगे, ठीक है, ठीक है। और ओपनिंग इन्वेंट्री हमने एक्स मानी। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या कहता है कि मैं ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा हूं, तो ये स्टेटमेंट ऐसे तैयार होगी, ठीक है। पहले हम इसको 6 लाख डिवाइड में, अभी हम एवरेज इन्वेंट्री से ही पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स 6 लाख डिवाइड में 5 एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया? 6 लाख डिवाइड में 5, तो ये आ गया है 1,20,000। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे लिखते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2, राइट। ओपनिंग को क्या माना मैंने? x, क्लोजिंग को क्या माना मैंने? x प्लस के 20,000, 2 नीचे है, 1,20,000 है, नीचे है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला आंसर निकलेगा। x प्लस के x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और ये 2 वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1,20,000 इंटू 2 अपॉन में प्लस के यहाँ पे 20,000 है, 2x प्लस के 20,000 इज इक्वल टू 2,40,000। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमारे लिए तो कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है, अगला क्वेश्चन पक्का आपके लिए, मैं नहीं करवाऊंगी। 2x इज इक्वल टू, ये 20,000 यहाँ पे प्लस में, तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, 2,20,000 हो जाएगा, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 2,20,000, x इज इक्वल टू 2,20,000 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1,10,000। अब ये x क्या था? x क्या था बेटे? आपका ओपनिंग इन्वेंट्री था, दैट मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री आपका कितना है? 1,10,000 रुपये है। क्लोजिंग इन्वेंट्री से 20,000 गुना 20,000 प्लस था, तो 10,000 1,10,000 प्लस 20,000 कितना हो गया? 1,30,000। क्लियर है? क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। मीन्स कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता लग जाएगा कि किसमें क्या पुट करना है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं इसमें किसी भी तरह का हिंट नहीं देने वाली। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे और मुझे बताएंगे कि मैम ये एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का 7th का एग्जांपल जो आपने हमें होमवर्क दिया था उसका हमारा आंसर है। अगर गलत निकल रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगी, और इवन मैं कहूँगी कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये डाउट हो सकता है, बट होना नहीं चाहिए, जितना मैंने आपको समझा दिया। चलिए, तो अब सेकंड रेशो पे निकलते हैं। अब मोटा मोटा आपको क्या समझ में आया? एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री लेके चलते हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के हमारे 3 फॉर्मूले हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस के क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अगर सेल गिवन है और साथ में ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, उसे माइनस करेंगे। सेल गिवन है, ग्रोस लॉस गिवन है, तो उसे प्लस कर देंगे। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस के क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ये हमारा पूरा का पूरा ऐसे मैंने कंसाइज कर दिया है। और जितनी ज़्यादा ये रेशो हाई होगी उतनी ज़्यादा क्या मानी जाती है? बेटर मानी जाती है। जितनी ज़्यादा ये रेशो जो क्या है लो होगी, उतना कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। क्लियर है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का कंप्लीट कंसेप्ट? चलो जी, बढ़ते हैं अब हमारे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के ऊपर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे दोनों रेशो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी? ट्रेड पेबल भी और ट्रेड रिसीवेबल भी। ओके, चलो ध्यान से समझ रहे हैं इस एग्जाम्पल को। मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ 2 पर्सन। पहले मैं लेके चल रही हूँ मिस्टर एक्स। सभी बच्चे अपने आप को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और आपका बिजनेस है स्टेशनरी का, ठीक है। और आपका दोस्त आपके पास आया, ठीक है, और इसने आपसे क्या किया? सामान खरीदा। आपने क्या किया? सामान इसको दे दिया, गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, आपने क्या कर दी? सेल कर दी। बट
ऑन द स्पॉट ये कहता है कि ओ माय गॉड, मैं तो मेरा वॉलेट घर ही भूल गया, दैट मीन्स मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। तो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप कल परसों दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ठीक है। अब यहाँ पर ये पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बैलेंस शीट में कहाँ नजर आता है बेटा? बच्चा पता है बच्चे सबको? एसेट साइड में नजर आता है। किस नाम से नजर आता है? ये डेटर के नाम से नजर आता है। कहने का मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिस्टर वाई है, मैं इसका नाम मिस्टर वाई रख लेती हूँ, ये जो मिस्टर वाई है ये क्या क्रिएट हो गया है? डेटर क्रिएट हो गया है। दैट मीन्स ये ऐसा पर्सन है जिनसे हमें पैसा लेना है इन फ्यूचर में, कल परसों तरसों जो भी आए उनसे हमें पैसा लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पता क्या कह रही है कि जो आपने सेल की है, ठीक है जी, वो सेल तो कर दी है। अब इसमें यहाँ पे ये देखा जाता है कि इससे आप कितने दिनों के अंदर अंदर अपनी पेमेंट रिसीव कर पाते हो। दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ द पेमेंट के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। और जो यहाँ पे आपको ये भी पता है कि टीआर जो आपका ट्रेड रिसीवेबल है ये भी यहीं पे आता है ना? समझ पा रहे हो? जिनसे आपको सामान लेना, पैसा लेना है, उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के अंदर टीआर के अंदर हम यही देखते हैं कि कितनी जल्दी हम पेमेंट को कलेक्ट कर पा रहे हैं। किससे कलेक्ट करेंगे? अपने कस्टमर से कलेक्ट करेंगे। इसमें यही डिस्कस किया जा रहा है ना? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपकी जो एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो है ना, वो डायरेक्ट रिलेट करती है सेल से। किससे रिलेट करती है? सेल से, क्योंकि सेल से हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा। यहाँ पे यही देखा जाता है कि कितनी अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज का आप यूज कर पा रहे हैं, जिससे आपकी क्या जनरेट हो रही है? सेल जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे टीआर में भी यही है कि आपने सेल तो कर दिया, ठीक है, अब ये भी तो देखा जाएगा ना कि आप जो सेल किया है उससे आपको कितनी जल्दी आपसे पैसा मिल रहा है। सेम एज इट इज पॉइंट। अब कंसेप्ट आपका दूसरा लेके चलते हैं। इस टाइम आप खुद परचेजर हैं, सेलर कोई और है। मिस्टर जो एक्स है, आप खुद क्या है? परचेजर हैं, जिसे मैं कह सकती हूँ बायर भी कहते हैं, ठीक है। और आपने किसी से सामान खरीदा, ये क्या है? सेलर है, ठीक है जी। इसने आपको सामान दे भी दिया और आप ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं आपको कभी और दिन दूंगा। कहते हैं ठीक है। अब आपने क्या किया है? परचेज किया है। कैसे किया है? कैश में किया है, क्रेडिट में किया है? क्रेडिट में किया है। जब आप क्रेडिट में परचेज करते हो तो इस टाइम क्या कहेंगे हम? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो देखेंगे, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बुक ऑफ अकाउंट में क्या डालेंगे कि ये मेरा क्रेडिटर है। दैट मीन्स यहाँ पर इस साइड क्या होती है? लायबिलिटी साइड होती है। आप ये बताते हैं कि जो मिस्टर एक्स वाई है ये मेरा क्या है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर दैट मीन्स जिसको मुझे पेमेंट करनी है ना, जिसको मैंने पेमेंट करनी है उसे मैं क्या कहूंगी? मेरा क्रेडिटर कहूंगी। जिससे मुझे पेमेंट रिसीव होनी है वो डेटर होता है, जिसे मुझे पेमेंट करनी है वो हमारा क्रेडिटर होता है। अब लायबिलिटी साइड क्रेडिटर नजर आते हैं और डेटर जो हमारे हैं एसेट साइड नजर आते हैं। क्या इतना कंसेप्ट क्लियर है ना? ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? टीआर टर्नओवर रेशो देखेंगे, यहाँ पर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो देखेंगे। मींस कि जो आपने उधार में सामान खरीदा है उसकी आप कब तक पेमेंट कर पा रहे हो। यहाँ पे था पेमेंट रिसीव की बात, ठीक है, यहाँ पे है पेमेंट डन की बात, ठीक है, कि आप कितनी जल्दी अपने ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर पा रहे हो। यहाँ पे ये देखा जाता है जितनी जल्दी आप अपनी ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है अपने कंपनी की जो आपकी रेपुटेशन है, गुडविल है, वो अच्छी नजर आएगी, हाई नजर आएगी। जितनी आप लेट पे करोगे तो क्या है? ट्रस्ट आपका उतना ही कम होता चला जाएगा। क्लियर है बच्चे? समझ पा रहे हो? चलो जी, अब देखो यहाँ पे दोनों को पहले फॉर्मूला चेकआउट देखते हैं, फिर हम इसके अंदर ये बाकी चीजें डिस्कस करें। वैसे मैं आपको बता देती हूँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या रिफ्लेक्ट करता है? हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम इट्स कस्टमर। कैसे मिस्टर एक्स कितनी जल्दी अपने कस्टमर वाई से पैसा कलेक्ट करेगा, यहाँ पर ये देखा जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, कितनी जल्दी मतलब वो पैसा है कैश, जो उधार है वो कैश में कन्वर्ट हो रही है। ये नॉर्मली 1 साल की देखी जाती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा हाई रेशियो होगी उतना ज़्यादा बेटर मैनेजमेंट कहेंगे कि हाँ, ये कहेंगे कि हाँ अपने पैसों को आप जल्दी से, जो रुका हुआ था पैसा वो हम क्या कर पा रहे हैं? कलेक्ट कर पा रहे हैं, टाइमली कलेक्ट कर पा रहे हैं। एक है हमारे पास लो रेशियो है कि आप ये है कि 1 महीना आपने 10 दिन का टाइम दिया तो 10 दिन के बजाय वो 1 महीना हो गया, 1 महीने से वो 2 महीने हो गए, तो क्या है?
समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पेमेंट रिसीव करते 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 बहुत डिले हो रहे हो तो यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। सेम एज इट इज अगर आप पेमेंट करने में इसी तरह से डिले कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जो मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ नजर आ रही है, ठीक है। अब इनके फॉर्मूलेज देख लेते हैं, सेम एज इट इज। अब यहाँ पर सारी की सारी बात किसकी कही गई है? क्रेडिट की कही गई है ना, चाहे वो ट्रेड रिसीवेबल है चाहे ट्रेड पेबल है। ट्रेड रिसीवेबल में क्या है, हम सेल की बात करेंगे, पेबल में हम बाय की बात करेंगे। अब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रेडिट तो हो रहा है क्या? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स आपने क्रेडिट में क्या किया है? सेल किया है। और एवरेज तो लेना ही लेना है, किसका लेना है? टीआर का लेना है। अब यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर पता है क्या है, आपका ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, उसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। यहाँ पर आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल आएगा, ठीक है जी। क्रेडिट सेल में क्या लेना है? दैट मीन्स किस किस को आप उधार सेल कर रहे हो, कौन कौन इंक्लूड होगा यहाँ पे? आपके यहाँ पर डेटर इंक्लूड होंगे और बीआर जिसे हम टीआर भी कहते हैं, ठीक है, बिल रिसीवेबल या फिर ट्रेड रिसीवेबल। ओके, समझ पा रहे हो? हाँ जी। हाँ, एक बात और पढ़ाई थी मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, सोल्वेंसी रेशियो के अंदर, जब मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये वाले टॉपिक में लिक्विडिटी रेशियो के अंदर, कि जब हम ट्रेड रिसीवेबल लेते हैं, टीआर लेते हैं, उसमें से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लेस करते हैं, राइट। बट यहाँ पर इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है, आपको इसके अंदर इंक्लूड ही करना है। ये आपके माइंड में क्वेश्चंस रहता है, जैसे कि हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में पढ़ा था कि वहाँ पर आपकी जो भी आपकी लूज टू लेस स्पेयर पार्ट्स है, जैसे पहले माइनस थी, एक्सक्लूडेड थी, वो अभी भी एक्सक्लूडेड है, किसमें? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक सेकेंड, बहुत नीचे आ चुके हैं। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर जो डाउटफुल डेट है वो क्या होगा? इंक्लूडेड ही होगा, वो किसी भी तरह से हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बेटे? समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस में क्वेश्चन निकालने में, दैट मीन्स आपको अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको एक तो क्रेडिट सेल चाहिए, है ना, और एक आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, राइट। तो क्रेडिट सेल अगर ना गिवन है तो क्या आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा? निकल सकता है। कैसे निकलेगा? हम यहाँ पे क्या लेंगे? टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये नोट मैं आपको पहले क्वेश्चन करवा के फिर दोबारा से इस क्वेश्चन पॉइंट पे आएंगे। चलो जी, क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस सेशन करें। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करना है आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला फॉलोइंग द पर्टिकुलर एज ऑन 31 मार्च 2024। सबसे पहला काम क्या है? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, फॉर्मूला क्या है कि क्रेडिट में सेल को निकालना है, ठीक है। मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। एवरेज निकालना है टीआर का। चलो जी, देखो क्या क्या दे रखा है। अब आपको ये पता होना चाहिए, देखो क्रेडिट सेल में केवल क्रेडिट सेल ही होगी, ठीक है, और कुछ नहीं। एवरेज टीआर में क्या क्या लेंगे हम? एवरेज टीआर में एक तो डेटर्स लेते हैं और एक हम टीआर लेते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों के एवरेज को प्लस कर देंगे, बाय में 2 करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल ग्रोस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अरे इन्होंने तो टोटल दे दिया, मीन्स कि टोटल आपके पास कितना है? आपके पास 11 लाख है, ठीक है जी। अब फिर ये कहते हैं कि कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जितनी भी आपने सेल की थी वो कैश में की है और उसकी वैल्यू कितनी है? 1,65,000। दैट मीन्स जो कैश में की है वो कितनी है? 1,65,000। ऑब्वियस ही बात है, जो बाकी बच गई वो क्या है? क्रेडिट में है। तो चलो 11 लाख को मैं माइनस कर देती हूँ 1,65,000 में से, तो ये कितना आ गया? ये है क्रेडिट 9,35,000। चलिए जी, आगे क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट रिवेन्यू, ओ माय गॉड दी हुई है। चलो इसको पूरा पढ़ते हैं। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो क्या हुई है? रिटर्न हुई है। दैट मीन्स जो आपने सामान को सेल किया था उधार में, वो उधार का सामान क्या हो गया? थोड़ा सा वापस आ गया। कितने का आ गया वापस? 11,000 का आ गया। तो दैट मीन्स इस सेल में से हमें क्या करना पड़ेगा? इस जो वापस रिटर्न हुआ है हमें क्या करना पड़ेगा? वापस लेस करना पड़ेगा। कितना सामान हमारे पास वापस आ चुका है। तो मैं अब इसको क्या करूंगी? 11,000 को माइनस करूंगी, है ना। अब मैं ये तो बताऊंगी ना टोटल क्रेडिट इतनी सेल हुई है, क्या मैं अभी भी ये कहूंगी कि नहीं नहीं गई तो इतनी है?
वापस आने का मुझे नहीं पता, वो तुम रखो, ऐसी पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करनी। जितना वापस आ गया उसको माइनस करो, फिर ये बताओ कि एग्जैक्ट क्रेडिट सेल मेरे पास कितनी हुई है, 9,24,000 की हुई है। क्या ये भी हो गया? चलो जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अच्छा जी, ये कहते हैं कि हमने अभी बताया कि आपको ये एक्सक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड ही रहेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। टोटल डेटर्स, टोटल जब दिया हो, नेट दिया हो, दैट मीन सारी की सारी कैलकुलेशन करके दिया है, तो इसको भी हम टच नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब कुछ टोटल दिया हुआ है। क्या कहते हैं कि टोटल डेटर 31 मार्च 2023 को कितने दे, 55,000 थे, और टोटल डेटर ऑन 31 मार्च 2024 को ये कितने, 66,000 है। अच्छा जी, मीन्स कि पूरे साल का दे रखा है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट बीआर का भी गिवन है, 31 मार्च 23 का, 31 मार्च 24 का, 11,000 और 22,000, ठीक है। आपको दोनों चीजें गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ट्रेड पेबल गिवन है, भाई हम तो टीआर की, हम तो एसेट साइड की बात कर रहे हैं, क्या एसेट साइड में टीआर आता, टीपी आता है, ट्रेड पेबल नहीं आता, तो फुल ऑफ इग्नोर करो इसको, ठीक है। 2 आइटम टोटली इग्नोर होगी। अब देखो मेरे पास क्रेडिट सेल निकल के आ गया है, क्या है, 9,24,000 है, 9,24,000 है, ठीक है। अब मुझे डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड पेबल से। एवरेज में क्या क्या इंक्लूड होगा, डेटर और टीआर। डेटर कितने दे, मेरे पास 55,000 के गिवन है ओपनिंग बैलेंस, प्लस में क्लोजिंग बैलेंस 66,000 गिवन है। अच्छा जी, टीआर कितने हैं, 11,000 है, प्लस 22,000 मेरे पास इसका क्लोजिंग बैलेंस है। नीचे डिवाइड कर देंगे 2 से, चलो जी डिवाइड प्लस कर दो। सबसे पहले 11,000 प्लस 22,000, ये टोटल हो गया है 1,54,000। डिवाइड करेंगे इसको 2 से तो ये आ जाएगा 77,000, 77,000, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, बस हो गया काम। 9,24,000 डिवाइड में 77,000। चलो जी, यहाँ पर ये क्या नजर आ रही है, 12 टाइम्स नजर आ रही है। इन केस आपको क्वेश्चंस में टाइम्स गिवन थे कि ये आपकी जो पहले टीआर जो थी 15 टाइम्स थी, या फिर मैं कहूँ आपकी क्वेश्चंस में गिवन है पहले टीआर हमारी क्या है, आपकी 10 टाइम्स थी, तो जो हमारा आंसर निकला है उसको कंपेयर करेंगे गिवन टीआर टर्नओवर रेशो से। कहने का मतलब ये है कि अब ये देखो कि अगर मैं इससे कंपेयर करूं, अरे ये 12 है, क्या ये अच्छी है, नहीं, क्योंकि लो है। हमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट पॉइंट बता रहे हैं कि आपको मैनेजमेंट में ये अच्छा और पॉइंट करना चाहिए। अच्छा जी, अगर मैं कहूं कि मेरा 10 है तो इसके साथ अगर कंपेयर करूं तो क्या नजर आ रहा है कि लास्ट ईयर से अब की साल हमने कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया है। क्लियर है, समझ पा रहे हो? चलो जी, अब क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर निकल के 12 टाइम्स। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्या नजर आ रहा है कि कलेक्शन फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल 3,20,000। अच्छा, ये तो पहले ही बता रहा है कि मुझे कलेक्शन हुआ है, इसकी पैसा मिल गया है 3,20,000 रुपए। अच्छा जी, डिस्काउंट कितना अलाउड है, 24,000 का। सेल्स रिटर्न हुई है, इसकी वापिस आ गई है 36,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 80,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फॉर 1,25,000 ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। पता है क्या कह रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री का क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है, 125% है। मींस कि अगर ये 100% है तो ये क्या है, 125% है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने पता है क्या दिया हुआ है, इस 125 जैसे हमने कॉस्ट और उसमें किया था ना, याद है आप सभी को, ये याद है आपने कि जैसे हमने कैलकुलेट किया था। अब देखो हमें क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 80,000, जो कि कितने परसेंट है, जो कि 125% है, ठीक है। अब हमें ओपनिंग स्टॉक निकालना है जो कि गिवन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 100% है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक का 125% है। ओके, तो मैं निकाल लूँ। अब जो चीज़ मुझे निकालनी है वो हमेशा मैं ऊपर रखती हूँ मल्टीप्लाई में, जो चीज़ गिवन है वो नीचे रखनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो यही तो गिवन है। तो चलो निकालते हैं। 80,000 डिवाइड में 125 इंटू में ये कितना आ गया, ओपनिंग स्टॉक मेरा 64,000 आ गया। क्लियर है, समझ पा रहे हो? चलो जी, अब देखो एवरेज इन्वेंट्री तो मैंने, एवरेज टीआर तो मैंने निकाल दी है, ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर अपॉन में 2।
ओपनिंग कितनी निकाली अभी मैंने 64,000 प्लस ये कितना है 80,000 डिवाइड करेंगे 2 से। अब आप ये मत कहना कि मैम ये कैसे, क्योंकि लास्ट चैप्टर से हम लास्ट लेक्चर से भी हम यही करते आ रहे हैं। ये आ जाएगा 172 कंप्लीट। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था बच्चे कि आपको क्रेडिट जितनी भी सेल हुई है उससे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब क्रेडिट सेल को निकालते हैं। अब आपको कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, क्या आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी, तो हमारे पास दो तरीके हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहला जो तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हो, जो सिंपल फॉर्मूला है क्या है कि जितना पैसा आपको रिसीव हुआ है, अब देखो क्रेडिट निकालना है, क्रेडिट सेल निकालना है, तो जितना पैसा रिसीव हुआ है उसको देखो 3,20,000 रिसीव हुआ है, उसमें प्लस करेंगे डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि सारे की सारी आपकी क्रेडिट साइड के आइटम है, क्योंकि जब आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना ये सारे यहाँ पे आएंगे। कैसे, क्रेडिट सेल यहाँ पर आई है, सॉरी टू बाय बैंक से एंट्री होगी, ठीक है, किससे एंट्री होगी, बाय बैंक से एंट्री होगी। एक सेकेंड, कि पैसा आपको रिसीव हुआ है बाय बैंक अकाउंट कितना हो गया 3,20,000 हो गया, ठीक है। डिस्काउंट जितना भी अलाउड किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो ये कितना हो गया 24,000 हो गया, ठीक है। रिटर्न हुई है, रिटर्न्स यही आती है, सेल्स रिटर्न्स, ओके, यहाँ पे 36,000 रुपीज हो गया, ठीक है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग है बाय, क्लोजिंग TR है कितना है 80,000 है। अब हमने ओपनिंग भी तो निकाला है, तो ऑब्वियस सी बात है ओपनिंग यहाँ पे आ जाएगी, ओपनिंग TR कितनी निकाली है 64,000 की, राइट। इन सबको प्लस करो, यहाँ से ये इसको माइनस करो, चलो फटाफट करते हैं। 3,20,000 प्लस 24,000 प्लस 36,000 प्लस 80,000, ये आ गया बच्चे आपका 4,60,000 रुपये। क्लियर है। अब इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्रेडिट सेल आ जाएगी, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर यही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये TR का अकाउंट बोल लीजिए या फिर मैं कहूँ कि मेरा डेटर का अकाउंट है, ठीक है। चलो अब माइनस करेंगे 64,000 को, तो ये आ जाएगा 3,96,000। क्लियर है बेटा, इतना सबको क्लियर है। एक तो मेरे पास अकाउंट बना के प्रिपेयर करने का तरीका था, एक मेरे पास ये था कि मैं इनको सबको इस तरफ यहाँ पर ऐड कर दूँ, फाइनली इसमें से माइनस कर दो 64,000, क्या निकल के आएगा 3,96,000। समझ में आ गया पक्का। चलो जी, अब यहाँ पर ये तो समझ में तो ये तो आ गया कि क्रेडिट सेल हुई है। ये अगर मैं इसको यहाँ पर ना शो करके डायरेक्ट माइनस कर देती, मीन्स कि यहाँ पे इंक्लूड ही ना करती, इसको यहाँ पे इंक्लूड ही ना करती, तो भी मेरे पास आंसर जल्दी से आ जाता, क्योंकि अभी मुझे एक स्टेप और करना है कि जो भी आपकी क्रेडिट सेल हुई है ना, क्रेडिट सेल हुई है, इसमें से जितना भी रिटर्न हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 396,000 माइनस के 36,000 कितना आ जाएगा। अब ये मत पूछना कि मैम ये क्यों किया, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी एग्जैक्ट क्रेडिट सेल है। क्योंकि देखो बेटे, अब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सेल्स यहाँ पे लिखते हैं, अगर आपको वापिस हुआ है इसको माइनस करके यहाँ लिख देते हैं नेट सेल करके नाम से, है ना। अगर आपको परचेज रिटर्न है तो सिंपल परचेज की एंट्री यहाँ होती है ना, और परचेज रिटर्न की एंट्री यहाँ होती है, सेल रिटर्न की इधर साइड होती है। तो यहाँ पर आपको अगर आप इसको शो नहीं भी करते ना, तो फिर आपका एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर आ जाता क्या 3,60,000 से, क्योंकि इतने ही बैलेंस से ये अमाउंट नीचे चला जाता है, इतने अमाउंट से ये बैलेंस एज इट इज यहाँ आ जाता है। अब मेरे पास क्रेडिट सेल आ गया 3,60,000, 3,60,000 को अगर मैं 72,000 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ गया 5, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, बट हाँ उम्मीद करूंगी आपको समझ में आ गया, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलो अब आपको होमवर्क के लिए मैंने अच्छा पहले ही लिखा हुआ है, होमवर्क के लिए, ओके, पहले ये क्वेश्चन करवाती हूँ, फिर आप ये होमवर्क कर सकते हैं। पहले ये क्वेश्चन समझिए, क्या कहते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर डिटरमाइन द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको क्या निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो भाई, क्रेडिट सेल है अपॉन एवरेज TR है, ओके। अच्छा जी, क्वेश्चंस क्या कहता है, इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओ हमें तो अब की बार एग्जैक्ट दी हो, कुछ करना ही नहीं है। अच्छा जी, ये कहता है कि 17 लाख
52,000 हमें क्रेडिट सेल दी है। अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, अच्छा अब की बार तो ये गिवन है, 6 टाइम गिवन है, ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट मीन्स आपको ये ओपनिंग TR दिया हुआ है, दैट मीन्स आपको क्लोजिंग TR अभी निकालना है, क्योंकि बिना क्लोजिंग के तो हम नीचे पुट ही नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा है, अभी इसको हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, 17,52,000 अपॉन में 6, 17,52,000 डिवाइड में 6, तो मेरे पास जो एवरेज इन्वेंट्री की जो वैल्यू आई है, टोटल एवरेज इन्वेंट्री बात की जा रही है, 92,000। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये एवरेज इन्वेंट्री बार बार आ रहे हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओके, कितना दिया, कितना निकल के आया है, 2,92,000। अब इसको कैसे लिखते थे, इसको थोड़ा सा खोल लो, क्या है, ओपनिंग TR प्लस क्लोजिंग TR अपॉन 2 लिखते थे, ब्रैकेट इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है। वैसे हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ कि आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, नहीं पूछा हुआ, हमें डायरेक्ट ट्रेड रिसीवेबल पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या क्या आ चुका है, क्रेडिट सेल हमें पता है जो कि 17,52,000 है, राइट, और हमें एवरेज इन्वेंट्री पता लग गई है जो कि हमारे पास ये है 2,92,000 रुपीज़ की। अगर मैं इसको कट करूं तो मेरा जो आंसर आने वाला है 6 टाइम ही आने वाला है, बट फिर भी हम क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हम निकाल देते हैं। चलो निकालते हैं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू गिवन है 2,84,000 गिवन है, ठीक है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है यहाँ पर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये यहाँ पर चला जाएगा 2,92,000 इंटू 2, राइट। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2,84,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5,84,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है जी, समझ पा रहे हो। चलो जी, अब यहाँ पर मुझे ये निकालना है, ये पहले ही प्लस में, तो मैं इसको इधर ले जाऊँगी, माइनस कर लूँगी, CTR 5,84,000 माइनस 2,84,000 कितना बच गया, 3 लाख बच गया, दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, मीन्स कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को पुट करना है, ध्यान से एनालिसिस करना है कि क्या कुछ गिवन है, देन हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वे से। पहली बात फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर उसकी स्टेप बाय स्टेप पुट अप करना आना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क खुद घर से करके लेके आना है, दैट मीन्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये भी आपको एज इट इज़ दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में, इसी तरह से ही इसका है। अब TR कंप्लीट हो गया, सेम एज इट इज कंसेप्ट आपके TP के हैं। TP का मतलब क्या था कि कितनी जल्दी आप क्या कर पा रहे हो, अपने जो क्रेडिटर्स हैं, जो अपने जो आपका जो सप्लायर्स जिन्होंने आपको सामान दिया, आप उनकी पेमेंट कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी साइड के अंदर नजर आता है। आपको पता है, हाँ जी, अभी बताया था मैम, आपने याद है, कहाँ बताया था मैंने, आई होप एक सेकेंड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बाद हमने यहाँ डिस्कस किया था, राइट। अब हम ये देखेंगे कि कितनी जल्दी आप इनको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स के ऊपर, ये आपका होमवर्क हो गया। चलो जी, यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ट्रेड पेबल है वो क्या कहता है, द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो असेस हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी मैनेज इट्स पेमेंट टू द सप्लायर, कैसे एक कंपनी मैनेज कर पा रही है कि वो पेमेंट अपने सप्लायर को कर दे। इट्स मेजर हाउ मैनी टाइम अ कंपनी पे ऑफ इट्स ट्रेड पेबल, कितनी टाइम कंपनी क्या कर रही है, पे कर पा रही है। अब देखो जो सेल होगी उससे प्रॉफिट जनरेट होगा, प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम क्या कर पा रहे हैं, जल्दी जल्दी अपनी पेमेंट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, क्विक पेमेंट करेंगे। जितनी ज्यादा क्विकर पेमेंट होगी उतनी ज्यादा हायर रेशो अच्छी मानी जाएगी, और डिले करेंगे पेमेंट में, अपनी ऑब्लिगेशंस को से नकारेंगे तो कहीं ना कहीं लो रेशो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चंस में, दोनों पॉइंट्स में यही ध्यान रखना है कि अगर आपको ऊपर क्या था कि अगर आपको क्रेडिट में सेल नहीं गिवन है तो आप टोटल सेल के साथ काम चला सकते हैं, राइट। अगर आपको क्रेडिट परचेज नहीं गिवन है तो आपको टोटल परचेज के साथ आपको क्या करना है, काम लेना है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला चेकआउट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो क्या कहता है कि नेट क्रेडिट सेल
नेट का मतलब समझ गए, जो भी अगर रिटर्न हुई है उसको क्या कर देना है, माइनस करना है। अब यहाँ पे परचेज किया है, ठीक है, तो हमारा आउटवर्ड रिटर्न होगा, ठीक है। और एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल में कौन कौन इंक्लूड होगा, सबसे पहले हमारे क्रेडिटर्स और टीपी इंक्लूड होंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हो? चलो जी, ये यहाँ पे एरो नहीं आना चाहिए था, ये यहाँ पे इसका पार्ट है, ओके, यहाँ पे इसका पार्ट है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन के साथ सॉर्ट आउट करते हैं, एक क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन हमारा है, ओके। देखो क्या कहते हैं कि कैलकुलेट द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या दी हुई है, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ये कह रहे हैं कि परचेज की है क्रेडिट में, आपको तो स्पष्ट रूप से दी हुई है। अच्छा जी, आपको सबसे पहले ना फॉर्मूला लिख देते हैं, ये मत भूला करो, मैं भी भूल गई, ये आपको नहीं भूलना। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है कि क्रेडिट परचेज लिखना है, और क्रेडिट परचेज को किससे डिवाइड करना है, एवरेज ट्रेड पेबल से, वो भी नेट लेनी है हमें, राइट। चलो जी, अब हमें दे रखी है क्रेडिट परचेज 6,20,000 की, ओके जी। परचेज रिटर्न कह रहा है, मीन्स की वापिस हो रही है, वो कितनी है, 20,000, जो वापिस होगी उसको माइनस कर दो ना। अब आप एग्जैक्ट तो बताएंगे ना कि मैंने उधार में सामान केवल 6 लाख रुपए का ही खरीदा है। क्लियर है, ठीक है जी। ओपनिंग क्रेडिटर्स कह रहे हैं, अच्छा जी, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कह रहे हैं जो यूज होने वाले हैं हमारे एवरेज ट्रेड पेबल को कैलकुलेट करने में। चलो जी, हम निकाल लेते हैं। अच्छा, और क्या दिया हुआ, ओपनिंग बिल्स पेबल दिए हुए, क्लोजिंग बिल्स पेबल दिए हुए। चलो सिंपल सा है, पुट कर दो 1 लाख रुपीज प्लस 1,40,000 रुपीज प्लस 25,000 रुपीज प्लस 35,000 रुपीज, डिवाइड करेंगे इनको 2 से। चलो जी, ऐड कर दो, 2,40,000 हो गया, और 25,000 प्लस के 35,000, ये कितना हो गया, 60,000 प्लस के 2,40,000, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 3 लाख रुपीज। 3 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,50,000, ओके। अब मुझे क्या करना है, 1,50,000 यहाँ पे पुट करना है, ये टाइम्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, ओके जी। ये कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। समझ में आ गया, आसान लग रहा था, बिल्कुल इजी लग रहा है। चलो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल टर्नओवर आपको निकालनी है दोनों। ये आपका होमवर्क है, या फिर मैं करवाऊँ, चलो मैं ही करवा देती हूँ। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल एंड द टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे कॉमा नहीं आना चाहिए था, ये पूरा है, यहाँ पे ये पूरा है, ठीक है। ये कहते हैं कि गिवन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको ये सेल दे रखी है, ये क्या दे रखी है, सेल दे रखी है। आपको क्रेडिटर्स दे रखे जो कि एवरेज ट्रेड पेबल को यूज कर, देखो मैं दोनों के फॉर्मूले लिख लेती हूँ क्योंकि जो जो आइटम्स गिवन है मैं फिर साथ साथ पुट कर देती हूँ। मुझे क्या निकालनी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TDR क्या होगा, नेट क्रेडिट में जो भी आपने सेल की है अपॉन एवरेज TR निकालना है, ठीक है जी। और नीचे ऊपर क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज होगा बेटे, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज TP, ओके। अब आपको टोटल सेल दे रखी हुई है। अच्छा जी, ये ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हुए हैं जो कि यहाँ यूज होने वाले हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 12 लाख रुपए है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल है जो कि आपके यहाँ यूज होने वाले हैं, कितने हैं, 8 लाख रुपीज की। अच्छा जी, नेक्स्ट ये हुआ बिल्स पेबल दिए हुए हैं, बिल्स पेबल आपके यहाँ पे यूज होने वाले हैं 60,000 के। चलो जी, परचेज गिवन है, ओके, परचेज गिवन है, ध्यान से सुनना, परचेज तो जो कि यहाँ पे यूज होने वाली है, और डेटर्स गिवन है, यहाँ पर यूज होने वाले हैं 40 लाख। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ये वाली आइटम और डेटर्स की आइटम ये आपकी BR की आइटम्स है, ठीक है। और 60,000 और 1 लाख 12 लाख ये आपकी ट्रेड पेबल की आइटम्स है। अब आपको टोटल परचेज दिए हुए, टोटल सेल दिए हुए, दैट मीन्स आपको इन्हीं से, अब मैंने आपको बताया था ना ये क्वेश्चंस, ये लाइन लिखी हुई थी कि इन द केस क्रेडिट परचेज क्वेश्चंस में नहीं गिवन है तो रेशियो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, टोटल परचेज से कैलकुलेट करेंगे। इन केस अगर आपकी
क्रेडिट सेल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलो क्रेडिट, अब क्रेडिट तो नहीं दे रखी, हमें टोटल दे रखी है, कितनी है, 36 लाख है, 36 लाख नहीं, 3,60,00,000 है ये, ठीक है। यहाँ पे कितनी गिवन है, ये गिवन है आपकी 1,50,00,000, ठीक है। पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, फिर हम इसको आगे पुट करेंगे। कर सकते हो, क्वेश्चन आसान था। चलो जी, ये शॉर्ट आउट कैलकुलेशन आप कर लेना, बिल्कुल आसान है। ये पहले 2 से डिवाइड हो गई, फिर ये आगे 1.5 करोड़ के और नीचे जो भी आंसर आने वाला है उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलो तो नेक्स्ट रेशो की ओर बढ़ते हैं। अब देखो मैं अगर इनका कंक्लूजन ड्रॉ करूं, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का, इसका फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट में जो भी आपने क्या किया है, सेल किया है, अपॉन में एवरेज TR लेना है। क्रेडिट सेल दैट मीन्स ओनली क्रेडिट सेल, TR के अंदर क्या होगा, आपके डेटर्स होंगे और आपके BR होंगे, ठीक है। यहाँ पर यही 2% इंक्लूड किए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए ट्रेड पेबल की, तो यहाँ पे ट्रेड पेबल में क्या चीज़ इंक्लूड की गई है, यहाँ पर नेट क्रेडिट परचेज के बारे में बात की गई है और एवरेज ट्रेड पेबल की बात करी जा रही है। ट्रेड पेबल में आपके क्रेडिटर प्लस आपके ट्रेड पेबल ही इंक्लूड होंगे, जिसे हम BPP कहते हैं, बिल्स पेबल। ओके, अब बढ़ते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट रह गए हैं, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल। देखो दोनों में पता है क्या है, मैं दोनों को साथ लेके चल रही हूँ, जिससे आपको थोड़ा आसानी और हो जाएगी। अब ये कहेंगे कि मैम आसान तो अब मुझे लग रहा ही होगा, है ना, अब सब बच्चों को लग रहा है आसान है। दोनों में फर्क देखो क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिक्स एसेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेट एसेट्स लिखा हुआ है। फिक्स एसेट्स में केवल और केवल आप फिक्स ट्रांजेक्शन्स को ही इंक्लूड करोगे, फिक्स एसेट्स को ही इंक्लूड करोगे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी होगी, प्रॉपर्टीज हो गई है, इंटेंजिबल एसेट्स होगी, इनको मीन्स कि करंट एसेट्स को टोटली इग्नोर किया गया है इस रेशियो के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पर मीन्स कि यहाँ पे ये देखा जाएगा कि फिक्स एसेट्स का यूज करके हम कितना सेल कर पा रहे हैं, उसकी बात की जा रही है। नेट एसेट्स के अंदर हम फिक्स भी लेंगे और आप करंट भी लेंगे, दोनों में बस यही फर्क है, बाकी सेम प्रोसेस रहने वाला है कि दोनों का यूज करके, नेट एसेट्स का यूज करके हम कितना रिवेन्यू हम जनरेट कर पा रहे हैं उसके बारे में बात करें। चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो पहले मैं आपको थोड़ी थ्योरी बता देती हूँ। क्या लिखा हुआ है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो क्या कहते हैं कि द फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो शो क्या करती है, एफिशिएंसी अ कंपनी यूटिलाइज इट्स फिक्स एसेट्स, कितना अपने फिक्स एसेट्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रही है, जिससे वो क्या कर सके, जनरेट कर सके अपने सेल को। ये देखा जाता है कितने टाइम्स, मान लीजिए मैंने एक मशीन को परचेज किया, ठीक है, मशीन को परचेज किया, मशीन खरीदी मैंने 10 लाख की, अगर मैं उससे प्रोडक्शन ही नहीं करूंगी तो ये जो 10 लाख है मेरे वेस्टेज में जाएंगे, नुकसान होगा। अगर इस 10 लाख से मुझे 30 लाख का प्रोडक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं मैं अपने अच्छे से प्रोडक्शन कर रही हूँ। ये कितना हुआ, जस्ट 3 टाइम्स हुआ, बट ये 3 टाइम्स बहुत कम है, कम से कम 10 से 12 टाइम्स हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। यहाँ पे यही बात की गई है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, देखो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या कहती है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसकी नेट सेल की बात की जा रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था ना क्वेश्चंस के अंदर कि जब हम इस रेशियो को पढ़ रहे हैं ना, तो इस रेशियो के अंदर टर्नओवर दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो रोल होगा वो आपका सेल का रहने वाला है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रहने वाला है ना, अब आपको लग रहा होगा। और नेट फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास एसेट्स हैं उसमें से आपकी फिक्स एसेट्स की बात की जा रही है, उसमें से क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। फिक्स एसेट्स काफ़ी तरह की होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स। इनमें अगर और बायफॉर्गेट करूं तो क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, व्हीकल्स है, ऑफिस इक्विपमेंट है। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की बात करूं तो क्या आएंगे, गुडविल आएगा, पेटेंट आएगा, ट्रेडमार्क आएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आएंगे, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, ये सारे के सारे मीन्स कि दोनों के दोनों आपकी कैसी है, फिक्स एसेट्स है, इसमें से हमें क्या करना है, बस डेप्रिसिएशन को क्या करना है, माइनस करना है। चलो क्वेश्चन शॉर्ट आउट करते हैं।
करें जल्दी से फटाफट, चलो। ये कहते हैं कि कैलकुलेट द फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। अब सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? नेट सेल डिवाइड में नेट फिक्स एसेट्स। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला लिखो, क्या कहता है? नेट सेल अपॉन में नेट फिक्स्ड एसेट्स। ओके जी, चलो क्या लिखा हुआ है कि एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, अच्छा पहले तो ये दिया हुआ है ग्रोस 6,80,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है कि एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, क्या दिया हुआ है? एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। यहाँ पे ग्रोस दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए होता है? नेट एसेट्स चाहिए होती है। दैट मीन्स इसमें से ये क्या करना पड़ेगा? मुझे माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो माइनस करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी? 60,000 और 5,60,000 मेरे पास नेट एसेट्स है, किसकी? प्लांट एंड मशीनरी की। अच्छा जी, इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, 40,000 भी होगा। चलो मैं इसको साथ साथ लिख लूँ, यस। अब देखो फिक्स एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितनी भी आपकी एसेट्स हैं उसमें से मुझे क्या करना है? डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। फिर हमें क्या दे रखा है? हमें इंटेंजिबल एसेट्स दे रखी है 40,000। चलो जी, आगे देखो क्या लिख रखा है? एवरेज इन्वेंट्री, इन्होंने तो हमें कैलकुलेट करके दे दिया एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। और अब आप ये कहेंगे कि मैम इस क्वेश्चन में तो एवरेज इन्वेंट्री की जरूरत ही नहीं है। रुको, सुनो मेरी बात। एवरेज टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट है। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये जो सभी चीजें हैं ना, ये पता है किसके बारे में बता रखा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में, जो कि हमने पहले जो डिस्कस की थी। अब आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है? इसकी रेशियो दे रखी है और एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का क्या फायदा, क्योंकि हमें तो नेट सेल चाहिए भाई, है ना। अब सेल में, कॉस्ट में जब मैं क्या करती हूँ, प्रॉफिट को जब ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? सेल ही तो निकल के आएगी। हमें प्रॉफिट भी गिवन है, देखो क्या गिवन है? यस गिवन है। जो भी कॉस्ट आएगा उसका 20% कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो दैट मीन्स सबसे पहले हमारा काम है कि हम क्या करें? हम एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला पुट करें। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर, इसीलिए कह रही थी कि वीडियोस को लाइन टू लाइन देखना, जैसे जैसे आ रही है फटाफट देखना, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं कहीं भी किसी भी टाइम यूज हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, राइट, ये फॉर्मूला है। चलो जी, एवरेज इन्वेंट्री कितनी दे रखी है? 7,20,000 की, और ये कितना दिया हुआ? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 5 टाइम, ये है 5 टाइम इज इक्वल टू, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज इट इज रहेगा, और ये क्या है? 7,20,000, राइट। कितना है? 20,000। इससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 7,20,000 इंटू 5, ये कितना आ गया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आया है 36 लाख, ठीक है। अब ये कहता है कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो कितना है? आपका 20% है ऑन कॉस्ट। कॉस्ट क्या है मेरी? ये है, इसके ऊपर 20% हमारा क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। अब जो कॉस्ट है 36 लाख, इसमें हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास? सेल निकल के आ जाएगी, यही है। अब मुझे कॉस्ट प्रॉफिट निकालना है, इसका मेरे को क्या करना है? 20% करना है। तो कितना आ गया? 7,20,000 प्लस कर दूं मैं इसको, तो ये आ जाएगा 43,20,000। मेरे पास क्या आ गई है? सेल आ गया। अब बच्चे ये है सेल निकालने का, मैंने इनडायरेक्ट वे से जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी उन सबको यूज किया और मैंने अपनी सेल निकाली। सेल कितनी निकली? 43,20,000 मेरी क्या है? सेल निकल के आई है। 43,20,000 मेरी सेल निकल कर आई है, ठीक है। फिर नेट फिक्स एसेट्स मेरे पास ये गिवन थी, अब इनको सबको कैलकुलेट कर दो। 5,60,000 था प्लस के 40,000, ये हो गया 6 लाख कंप्लीट, ओके। 43,20,000 अपॉन 6 लाख, क्लियर है? डिवाइड
दिस इज 6 लाख, तो ये आ जाएगा 7.2 हमारा क्या है टाइम्स में आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है कंसेप्ट। दैट मीन्स यहाँ पे केवल और केवल फिक्स एसेट्स लेंगे और फिक्स एसेट्स में हम वो भी नेट एसेट्स लेंगे जिसमें से हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं और आसान लगेगा। ये क्या कहता है, कैलकुलेट द फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, सबसे पहले जो मेन पॉइंट है स्टेप नंबर 1 कि हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। क्या है, हमें नेट सेल चाहिए और नेट फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। अच्छा, तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या काम है यहाँ पे, नहीं है, मींस कि कहीं ना कहीं आपको यूज होने वाले। रेशियो ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 25%। पता है क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट है ना उसके ऊपर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर कॉस्ट आपकी 100% है तो प्रॉफिट कितना हुआ, 25%। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सेल कितनी होगी, सेल आपकी 125% होगी। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मीन्स कि ये 25% की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, बट हमें तो पूरा सेल चाहिए, हमें 125 की वैल्यू निकालनी है ना। तो कैसे निकालते हैं, जो चीज़ निकालनी है वो मल्टीप्लाई में होती है और इसके हिसाब से ये नीचे आएगा 25, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 6 लाख दे रखी है। उम्मीद करूंगी अब आपको ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा, है ना। 6 लाख डिवाइड में 25,000, 25 ओनली इंटू 125, तो ये कितनी आ गई है, सेल मेरे पास कितनी आ गई है, ये है 1 2 3 4, 30 लाख मेरे पास क्या आ गई है, सेल आ गई है। ठीक है, कैसे निकाला, अब देखो जो ऐसे इन्होंने बोला था ना वैसे वैसे मैंने पुट किया। रेशो गिवन थी ग्रॉस प्रॉफिट की, किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। दैट मीन्स कॉस्ट को मुझे ज्यूम करना पड़ेगा, ये 100 है, 100 का अगर मैं 25% करूं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो सेल क्या होगी, कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होता है ना। ठीक है जी, अब मेरे को ये चीज निकालनी है तो ऑब्वियस बात है मैं इसको ऊपर लिखूंगी। और ये दोनों चीजें गिवन थी मेरे को, है ना, ये था और इसकी वैल्यू 6 लाख थी, तो मुझे वैल्यू निकालनी है 125 की, कितनी वैल्यू होगी, वो 30 लाख रुपए होगी। ठीक है, तो मुझे नेट सेल पता लग गई है 30 लाख है। चलो अब आगे क्या दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है। ठीक है, ये प्लस होगा किसमें, नेक्स्ट, ये सारा नेट एसेट्स फिक्स एसेट निकलने वाली है। इन फर्नीचर एंड फिक्चर्स दिए हुए हैं, ये भी यहाँ पे प्लस होगा। कंप्यूटर दिया हुआ है, ये भी प्लस होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स है, ये भी प्लस होगा। पेटेंट दिया हुआ है, ये भी प्लस होगा। क्या इन्वेंट्री प्लस होगी, इस क्वेश्चन में जो इन्वेंट्री दी हुई है क्या इन्वेंट्री प्लस होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये करंट एसेट्स का पार्ट है, ये टोटली हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इनको फटाफट सबको ऐड कर दो, 5 लाख, 6 लाख और 6 लाख 50 हो गए यहाँ पर, और ये हो गया 1 लाख, तो 7 लाख 50। क्लियर है, देखो मुझे क्या इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी है, देखो पेज बिल्कुल ऐसे फ्री हो गया। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजिली कर सकते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनना हो इस बात को। ठीक है, ये 4 टाइम्स आ गया है। क्लियर है, क्लियर है, दैट मीन्स हमारी जो फिक्स एसेट्स है वो कितने टाइम्स क्या कर रही है, रिवेन्यू जनरेट कर रही है, ओनली 4 टाइम्स जनरेट कर रही है। ऊपर वाले एग्जांपल में कितने टाइम थे, 7.2% हमारे पास क्या था, टाइम्स क्या था कि ये सेल जनरेट कर रही है। क्लियर है, इसी तरह से हमारे नेट एसेट्स की बारे में बात कर रहा है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम नेट को लेते हैं, दैट मीन्स जिसके अंदर हम करंट और फिक्स्ड दोनों को कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें भी यही है, जितनी ज्यादा हाई होगी रेशियो उतना ज्यादा एफिशिएंटली माना जाता है, एफिशिएंट यूज कर रहे हैं हम अपने नेट एसेट्स का। जितनी ज्यादा लो होगी उतना ज्यादा क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है हमें ज़्यादा ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें सेल, क्यों, क्योंकि जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का, इसे हम एक और नाम से जानते हैं इस रेशो को, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर, मींस कि जो पैसा आपको आपने फर्म में लगाया,
क्यों लगाया है? क्योंकि उस पैसे से जो आप प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहे थे, जो आप क्या है सेल जनरेट करना चाह रहे थे, उस पर्टिकुलर सेल को जनरेट करने के लिए जितना पैसा आपने लगाया, क्या उस पैसे का आपने अच्छे से यूज किया है? वो पैसा भी हो सकता है, वो एसेट्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी रिसोर्सेज हो सकता है। अब ये देखना है कि क्या हमने अच्छे से यूज किया है, नहीं किया। ठीक है, चलो अब दोनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। नेट और फिक्स्ड में, नेट में दोनों इंक्लूड होंगी, फिक्स्ड में केवल फोकस किया गया था फिक्स एसेट्स के ऊपर, नेट फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। नेट फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो कि आपका फिक्स एसेट्स में से जब हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। क्लियर है? चलो जी, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहते हैं कि कैलकुलेट द नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है, इंक्लूड होगी क्योंकि ये फिक्स एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स है, इंक्लूड होगी, फिक्स एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स है, ये भी मतलब फिक्स एसेट्स है। इन्वेंट्री इंक्लूडिंग द लूज टूल्स एंड ₹20,000। लूज टूल्स क्या आप इंक्लूड करेंगे? नहीं, ये हमेशा क्या होगा? एक्सक्लूड ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? 20,000 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2,30,000 हो गए। ये आपकी क्या है? करंट एसेट्स है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी आपकी करंट एसेट्स है। ट्रेड पेबल, अरे ट्रेड पेबल तो क्या है? लायबिलिटी साइड है। क्या हमें लायबिलिटी साइड को कंसीडर करना है? नहीं, लायबिलिटी साइड को कंसीडर नहीं करना, तो इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कह रहा है कि जो लागत आई है ऑपरेशन से वो है मेरे पास। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या था, हमें क्या लेना है? नेट सेल लेनी है, बट हमें ये गिवन नहीं है, तो हम इससे भी काम चला सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। क्लियर है? नेट सेल नेट एसेट्स, जल्दी से भी इनको फटाफट कैलकुलेट कर दो। अच्छा जी, आगे एक और इन्फॉर्मेशन है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। देखो ये कॉस्ट है, वही सेम पैटर्न से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। कॉस्ट है, प्रॉफिट इसमें जब ऐड होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सेल आ जाएगी, नेट सेल। अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? 12,80,000। प्रॉफिट ये कहता है कि मैं 25% हूं, किसका? कॉस्ट का। कॉस्ट कितनी थी? 12,80,000। इसका हमें 25% करना है। इन दोनों को जब हम टोटल कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगी? सेल आ जाएगी। चलो जी करके दिखाते हैं। 12,80,000 गुना में 25%, तो कितना आ गया? 12,80,000 प्लस 3,20,000 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आ गया 16 लाख का। एक सेकेंड, क्लियर है? समझ में आ गया? नेट सेल निकल गई है। अच्छा, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला ये था कि हमें नेट सेल लेनी है। अब नेट सेल मेरी निकल गई है 16 लाख रुपए, और नेट एसेट्स भी तो निकालनी है ना। अब नेट एसेट्स में सभी के सभी प्लस कर दो, कितना है? 2 लाख रुपीज ये हो गए हैं। ठीक है, और इसको प्लस करो, ये कितना हो गया? 2,70,000 हो गए। अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये 40,000, दैट मीन्स 5,10,000 हो गया। राइट, इन सबको मैंने प्लस कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना है? 5,10,000 से इसको डिवाइड कर दो, 5,10,000, तो ये आ गया है 3.13 टाइम्स। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया। कुछ नहीं था, सेम जैसे दिया हुआ था वैसे पुट करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और जब आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि मैम ये नेट एसेट्स का जो है क्वेश्चन है। ठीक है, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो का सेकंड एग्जांपल जो आपने होमवर्क दिया था, इसका आंसर ये। अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको शॉर्ट आउट करके उसमें ही आंसर दे दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का प्रॉब्लम हो सकती है। सो एक ही कमेंट से काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है। जितना जल्दी हो सके आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें, और मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो जी, लास्ट हमारी इस रेशियो की, अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। फिक्स का क्या था कि हमें नेट सेल लेनी है और नेट फिक्स्ड एसेट्स लेनी है। ठीक है, नेट फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है कि जितनी भी फिक्स एसेट्स है उसमें से हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। क्लियर है? फिक्स एसेट्स इनका क्या था कि आपको नेट सेल लेनी है और नीचे क्या लेना है? आपको
फिक्स एसेट्स लेनी थी, राइट? एक सेकेंड, आई कंफर्म इट, नेट एसेट्स लेनी थी। नेट एसेट्स का मतलब क्या है? जिसके अंदर आपके फिक्स एसेट्स प्लस के आपकी करंट एसेट्स इंक्लूड थी। इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स इंक्लूड नहीं होंगे, जो पहले से ही चलता आ रहा है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? ये कहते हैं कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी जब हम माइनस कर देंगे ना, तो उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या आप लोगों ने भी यही सुना है, वर्किंग कैपिटल इसे कहते हैं? हाँ जी, मैंने भी यही सुना है, शायद आपने भी यही सुना होगा। तो बस, तो फिर हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल नीचे रखनी है, ऊपर नेट सेल लेना है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम कहेंगे, राइट? क्या कहेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है जी, चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या मेजर करती है? एफिशिएंसी चेकआउट करती है कंपनी की, क्या वो वर्किंग कैपिटल को, वही सेम बात, यूटिलाइज कर रही है नहीं कर रही, प्रॉफिट को, सेल को जनरेट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहने का मतलब कितना, अब देखो मेरे पास 20,000 मेरे पास वर्किंग कैपिटल है, तो मैं इससे कितना ज्यादा जनरेट कर पा रही हूँ, मैं 10 गुना कर पा रही हूँ, मैं 12 गुना कर पा रही हूँ, मैं 20 गुना कर पा रही हूँ, कितना है, ये टाइम्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जितनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल होगी उतना अच्छा भी है, बट रिस्की भी है। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये सभी आते हैं। अगर मैं अपनी इन्वेंट्री का ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ज्यादा रखी हुई थी, बट मेरे पास इन्वेंट्री कम है ना? कहीं ना कहीं इसके प्रॉन्स एंड क्रॉन्स भी। अगर आप हाई रेशियो चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने पास इन्वेंट्री का जो भंडार है, जो आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, है ना? अगर लो इन्वेंट्री, जो लो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या है, आपको एक सेकेंड, यहाँ पे कैपिटल आएगा, ठीक है? आपने क्या किया, जो आपके पास रिसोर्सेज थे, आपके पास जो वर्किंग कैपिटल थी, इन्वेंट्री थी, उसका यूज नहीं किया, वो फैक्ट्री में एज इट इज रखी हुई है, उसका यूज नहीं हो रहा, आउटडेटेड हो रही है, वो कम पे बिकेगी, है ना? समझ पा रहे हो? चलो जी, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो। अब ये कहते हैं कि कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा करवाऊं भाई? ये वाला करवाना है, ये वाला करवाना है? ये बिल्कुल सिंपल है, ये आपके लिए है होमवर्क। ये थोड़ा सा कॉस्ट वाला है, सो मैं इसको करवा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, कि आपको फॉर्मूला लिखना है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? नेट सेल जो है आपकी, डिवाइड करना है वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी? करंट एसेट्स में से जब मैं करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या निकल के आएगी? मेरे पास वर्किंग कैपिटल निकल के आएगी। क्वेश्चंस देखो क्या दे रखा है, करंट एसेट्स दी हुई है, ये तो डायरेक्ट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, डायरेक्ट गिवन है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं 1,80,000 माइनस 30,000, तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल कितनी निकल के आई? 1,50,000। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कि आपको लागत दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10 लाख कहता है लागत आई है। अच्छा जी, बट मेरे को तो सेल चाहिए। चलो जी और देखते हैं। ग्रोस प्रॉफिट है, कितना है? 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 20% है, मीन्स कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट को ऐड करूंगी, जिसके थ्रू मुझे सेल की वैल्यू पता चल जाएगी। और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? ये कहता है कि 10 लाख का 20% है, तो 20% निकाल दो। देखो जी, हमने भी निकाल दिया, है ना? तो कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गया। टोटल कितना हो गया? 12 लाख हो गया। ये लो, कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। मीन्स कि आपको परसेंटेज देख के घबराना नहीं है कि हाई पता नहीं क्या आ गया, है ना? ऐसा कुछ नहीं करना, बस आपको कैलकुलेट करके बताना है। इसको कट करेंगे तो ये आपके पास 8 टाइम्स आ जाएगा। मीन्स कि अपने वर्किंग कैपिटल्स को यूज करके आप 8 गुना क्या कमा रहे हो? अपना सेल जनरेट कर रहे हो। इज इट क्लियर? उम्मीद करूंगी कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, मेरे पास, सॉरी। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या है? चलो ये आप ना आपको मैं सजेशन कहूँगी, सजेशन है मेरा कि आपको ये जो PDF है आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है?
आप इसको ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टिंग है। पर वीडियो देखो इस चैप्टर्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो आने वाली है, हर एक रेशियो को हम हर एक वीडियो में करवा रहे हैं, तो पर वीडियो जो PDF के जो चार्जेस है ₹9 है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई बच्चा लेना चाहता है, प्रैक्टिस सेशंस को करना चाहता है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ₹9 आपको पे करने होंगे। व्हाट्सएप नंबर, मेल ID आपको गिवन है। टीम के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, टीम आपको जल्द से जल्द वर्किंग आवर्स के अंदर जरूर रिस्पॉन्स करेगी। ओके, उम्मीद करूंगी कि ये जो मैं समझा रही हूँ, काफ़ी दिनों से हमारा ये जो प्रोसेस है चल रहा है, हम इन शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हैं रेशियो एनालिसिस पे, लेंथी वीडियो भी डाल रहे हैं विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के भी। आप देख पा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है हम कंटिन्यूस करते जा रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि मैं आपको जितना जल्दी हो सके 2 तारीख से पहले मैं आपको सारा का सारा सिलेबस करवा दूँ। चलिए नेक्स्ट जाता है, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी यूनिवर्सिटीज के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस को डिस्कस करना है कि मैम हमारे यहाँ पर ये चैप्टर्स आए हुए हैं। ओके, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना +2 से स्टार्ट हो जाता है, मास्टर्स डिग्री तक आता ही है। ओके, आपको एक सजेशन भी है कि आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कीजिए और अपने ईयर के बीकॉम 6 सेमेस्टर, बीकॉम 2023-2024 के सभी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। चैनल पर विजिट कीजिए, 409 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, देखो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, क्योंकि अभी हमारा कौन सा रहता है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रहता है। बहुत आसान है ये भी रेशियो, क्योंकि अगर आपको इतनी सारी रेशियो ये समझ में आ गई है, सो ऑब्वियस ही बात है कि आपको वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी इजीली समझ में आ जाएगी। क्लियर है? चलो जी, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी।